ओके, तो हम बुरे योग तो देख लिए हमने, बुरे योग और उसकी रेमेडी देख ली। अभी हम देखते हैं अच्छे योग, जिसमें कुछ योग बाकी रह गए थे। ओके, तो अब नया नेक्स्ट योग हमारा है नव लक्ष्मी योग। तो नव लक्ष्मी योग कब बनता है? जब 11वें घर का स्वामी है वो केंद्र के घर में हो, जैसे कि केंद्र के घर है फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या टेंथ में हो। ओके, और वहां से बैठ के वो अपने ही घर को देख रहा हो, ऐसा होना चाहिए। आई बात समझ में? तो मतलब कि वो 11th हाउस का स्वामी है, वो ये केंद्र के घर में भी होना चाहिए और वहां से अपने घर को भी देखना चाहिए। और फिर मतलब बहुत सारी कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन ये है, नौवे घर का स्वामी है वो नौवे घर में ही होना चाहिए। और एक और कंडीशन है, पहले घर का स्वामी है वो 11th हाउस में होना चाहिए। ओके, मैं चारों कंडीशन को अ, लिख देता हूँ। यहाँ देखो, ये मतलब ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, और ये तीसरी कंडीशन है, और ये चौथी कंडीशन है। ओके, तो यहाँ मैं एक कर देता हूँ, वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों के चारों वो होनी चाहिए कंडीशन। ओके, 11th हाउस का जो स्वामी है, 11th लॉर्ड है, वो केंद्र के घर में होना चाहिए। एंड दूसरा याद है, एंड लॉर्ड ऑफ 11th हाउस लुकिंग और एक्सपेक्टिंग इट्स ओन हाउस, दैट इज 11th हाउस। तीसरी कंडीशन ये है। ओके, और चौथी कंडीशन ये है। ये सारे अगर बनते हैं तो महान योग बनता है नव लक्ष्मी योग। ओके, मतलब कि बहुत ही रेयर, रेयर ऑफ द रेयर योगा है, बहुत कम लोगों के अंदर बनेगा। ओके, बहुत वेल्दी बनाएगा पर्सन को। उसके बाद है चंद्र मंगल योग। ओके, तो ये डाल देते, दिस योगा हैपन when the planet moon and mars position together in single house, मतलब एक ही राशि में होगा। अगर ये मंगल और मून एक दूसरे के आमने सामने हो तो भी ये योग बनेगा। तो ये ऐसे योग में क्या होगा, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यवान होते हैं, बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं इनके लिए। अभी ये योगा क्यों बनता है? क्योंकि मून है वो हमारा माइंड है, इमोशन है। ओके, जबकि मार्स है वो क्या है, विटालिटी, एनर्जी, लाइफ फोर्स, एग्रेसिवनेस एंड हार्ड वर्क। तो जब भी कोई प्लैनेट है वो मून को एस्पेक्ट करता है, तो मून है वो मतलब, तो हमारा फिर माइंड है वो उस प्लैनेट जैसा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीनस है वो मून को एस्पेक्ट करे तो पर्सन है वो रोमांटिक, और उसे लग्जरी पसंद आएगी, रोमांटिक बन जाएगा क्योंकि वीनस जैसा बन जाएगा। सैटर्न अगर एस्पेक्ट करता है तो ऐसे लोग कोल्ड, बोल्ड एंड हार्ड वर्किंग वाले बन जाएंगे और डिसिप्लिन वाले बन जाएंगे। उसी तरह अगर राहु अगर मून की कनेक्शन में आता है तो ग्रहण योग बनता है। ओके, और बहुत ही ट्रबल लाता है पर्सन की लाइफ में। उसी तरह अगर मून है वो, मतलब मून है वो
इफ द माइंड, मतलब कि मून, क्योंकि मून है वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है, इज इन्फ्लुएंस बाय मार्स, तो फिर ऐसे लोगों के अंदर क्या आएगी, विटेलिटी आएगी, एनर्जी आएगी, हार्ड वर्क वाले होंगे, पर्सन के अंदर डाउट नहीं होगा। ऐसे लोग 11 से 15 घंटे एक ही दिन में काम कर सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसी एनर्जी होती है ऐसे लोगों की। They have so much energy that they never lose passion at work, because working for long hours can deplete your mood, energy and the ability to work more. Okay, पर ऐसे लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द रीजन why they are able to achieve a lot of success in their life. But ओके, कुछ चैलेंज भी देता है, कुछ डिफिकल्टी भी देते हैं, क्योंकि मार्स है वो क्रूअल प्लैनेट है, तो करेज, ब्रेवरी, हार्ड वर्क ये सब तो देता ही है। बट ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल कंट्रोल बहुत कम होता है, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और एंग्री होते हैं, और वायोलेंस भी हो सकता है ऐसे लोगों के अंदर। एंड वायोलेंट, ओके, ओके, इसी वजह से ऐसे लोगों की फैमिली मेंबर्स को साथ अनबन बनती रहती है, थोड़े छोटे मोटे झगड़े होते हैं, स्ट्रेस और अदर इश्यू भी लाता है। ओके, ये योगा की वजह से। उसके बाद है नीच भंग राजयोग। ये कहीं सुना होगा, किसी ने सुना है नीच भंग राजयोग? नहीं सुना है या सुना है? सुना है। जैसे सर होते तो मीन्स कि राजयोग तो हो बट उसको उसका फल ना मिले। ओके, तो ये देखते हैं, मतलब कोई प्लैनेट अगर नीच का है तो उसका नीच नीच वाले रिजल्ट ना दे तो वो उसे क्या कहेंगे हम, नीच भंग हो गया, मतलब वो अब नीच का नहीं रहा है। ओके ओके ठीक है, हाँ गलत बोल दिया। तो ये ऐसा कब होता है, इसमें अभी बहुत सारी कंडीशन है। ओके, बहुत सारी कंडीशन में नीच भंग हो सकता है। ओके, तो पहली कंडीशन ये है कि इफ द वीक और डेबिलिटेड प्लैनेट, वीक नहीं कहेंगे, इफ द डेबिलिटेड प्लैनेट इज प्लेस्ड विथ एन एक्सोल्टेड प्लैनेट देन नीच भंग राज योगा हैपन्स। ओके, पहली कंडीशन ये है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि प्लैनेट मर्क्यूरी है, वो पाइसिस में विनस के साथ बैठा है, तो मर्क्यूरी है वो पाइसिस में नीच का होता है, लेकिन विनस वहाँ उच्च का होता है। ओके, तो मर्क्यूरी का जो नीच भंग है वो कैंसल हो जाता है। ओके, दूसरी कंडीशन ये है, if the lord of house in which planet is debilitated is placed in its own sign, मतलब कि जो भी प्लैनेट है वो जो जो राशि में नीच का हो रहा है, वो राशि का स्वामी अगर अपने ही घर में हो तो भी नीच भंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी है वो पाइसिस में नीच का हो रहा है, पर जुपिटर वहां प्रेजेंट है, तो जुपिटर तो फिर मर्क्यूरी का नीच भंग है, मर्क्यूरी का नीच भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर है वो पाइसिस का स्वामी है। ओके, इसीलिए ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का जो नीच भंग है वो सॉरी, मर्क्यूरी का जो डेबिलेशन है वो भंग हो जाएगा। उसके बाद है तीसरी कंडीशन,
Lord of house in which planet is debilitated gives aspect to the debilitated planet. Okay. कहने का मतलब ये है कि मर्क्यूरी है वो पाइसिस में नीच का है, लेकिन पाइसिस का स्वामी है वो कौन है? जुपिटर है। वो जुपिटर अगर मर्क्यूरी को देख ले तो भी नीच भंग होगा। ओके। इसके बाद है चौथी कंडीशन, इफ ए प्लैनेट इज debilitated in the Lagna chart and exalted in Nauman's chart, then Nij Bhang Raj Yog take place. तो आप जब भी कोई कुंडली बनाओगे ना तो ये दो तरह के चार्ट आएंगे आपके सामने, क्योंकि ये लग्न चार्ट है और ये नवमास चार्ट है। तो मान लो कि यहाँ कोई प्लैनेट यहाँ नीच का है, वो यहाँ उच्च का हो जाए ये कुंडली में, तो भी नीच भंग हो जाएगा। तो नीच भंग क्या है? नीच भंग में क्या होता है कि पर्सन को बहुत ही सक्सेस मिलती है एक स्ट्रगल के बाद। ओके। एक स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। उसके बाद है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग भी पर्सन को रीच बनाती है, प्रॉस्परस बनाती है, नॉलेजेबल बनाती है और ब्लिसफुल बनाती है। तो ये कब होता है? जब छठे, आठवें और 12वें घर के स्वामी एक दूसरे के घर में जाए तो ये बनता है। ओके। ओके सर। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये छठे घर का स्वामी यहाँ कौन है? शनि है। वो अगर आठवें घर में चला जाए तो विपरीत राजयोग बनेगा। और ओके, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये तीनों के स्वामी, छठे, आठवें और 12वें के स्वामी, तीनों के स्वामी एक दूसरे में चले जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी एक प्लैनेट जाएगा तो भी हो जाएगा। छठे का स्वामी आठवें में जाए या सिर्फ आठवें का स्वामी 12वें या छठे में जाए तो भी बनेगा ये। ओके। या तो फिर छठे घर का स्वामी अपने छठे घर में ही हो, आठवें घर का स्वामी आठवें घर में ही हो, या 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही हो, तो भी बन सकता है। उसके बाद है कला निधि योग। अगर जुपिटर दूसरे घर में अपनी ही राशि में हो और उस पर मर्क्यूरी या विनस की दृष्टि पड़ जाए तो कला निधि योग बनता है। ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है एंड ग्लोरी मिलती है। ऐसे लोग आर्ट और एंटरटेनमेंट और कल्चर वाले फील्ड में सक्सेसफुल बनते हैं। उसके बाद है महाभाग्य योग। तो ऐसे लोगों का बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून होता है। सेलिब्रिटी लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है। कब बनता है? इफ इन मेल की कुंडली में और फीमेल की कुंडली में, दोनों में ये अलग अलग कंडीशन है उसकी। मेल की कुंडली में पहला तो ये कंडीशन है कि उसका जन्म है वो दिन में होना चाहिए। और ये पहली राशि है ना, वो ऑड साइन होनी चाहिए। ऑड साइन मतलब कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी होनी चाहिए।
ओके, जैसे 5 है तो वो सही है ना सर? हाँ सही है। ओके। और सन और मून है वो दोनों भी ऑड साइन में होनी चाहिए, जैसे कि एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। ओके, तो ये महाभाग्य योग मेल के केस में इस तरह से बनता है। फीमेल में उससे उल्टा है कि उसका जन्म है वो रात को होना चाहिए। हम्म। और लग्न है, जैसे ये पहला घर है ना, पहला घर है वो इस तरह से ऑड इवन साइन होनी चाहिए, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर होने चाहिए, या 2 नंबर होने चाहिए। और सूर्य और चंद्र भी यही राशि में होने चाहिए। ओके, तो महाभाग्य योग बनता है फीमेल के केस में। ऐसे लोग बहुत ही रिच, इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंशियल एंड इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद है शुभ कर्तरी योग। तो शुभ कर्तरी योग कब बनता है? जब पहले घर के आसपास शुभ प्लैनेट हो। ओके, पहले घर के आजू बाजू दोनों आसपास, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ, मतलब कि 12वें घर में और दूसरे घर में अच्छे प्लैनेट बैठे हो, तो शुभ कर्तरी योग बनता है। ओके, इफ एनी ऑस्पिशियस प्लैनेट रिमेन्स बोथ द साइड ऑफ लग्न, लग्न मतलब पहला घर, और एसेंडेंट, जिसको इंग्लिश में एसेंडेंट बोलते हैं, तो शुभ कर्तरी योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही हेल्दी, रोबुस्ट, इंटेलिजेंट, कमांडिंग, रिच एंड प्रॉस्परस होते हैं। उसके बाद है अम्ला योग। अम्ला योग तब बनता है जब जुपिटर, मर्क्यूरी या विनस, इसमें से कोई एक प्लेनेट है वो 10वें घर में हो, लग्न और मून से, लग्न या तो मून से, तो मतलब पहले घर से या तो मून वाले घर से, तो अम्ला योग बनता है। सच ए पर्सन इज लकी टू गेट मनी, वेल्थ एंड फेम ड्यूरिंग लाइफ टाइम। उसके बाद है कोटिपति योग। कोटिपति योग तब बनता है जब लग्न है वो मूवेबल साइन हो। मूवेबल साइन कौन कौन सी होती है? हमारी चार राशि कहते हैं उसे हिंदी में, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। और साथ में वीनस, सैटर्न और जुपिटर है वो केंद्र के हाउस में हो, तो कोटिपति योग बनता है। ऐसे लोग करोड़पति होते हैं। उसके बाद है शुक्र योग। तो शुक्र योग है तो अगर वीनस है वो कुंडली के 12वें घर में हो, यहाँ 12वें घर में हो, तो शुक्र योग बनता है। ऐसे लोगों की लाइफ में सारी तरह की प्लेजर और कंफर्ट होती है इनकी लाइफ में। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग की लाइफ में सारे भोग विलास होते हैं, अगर हम हमारे हिंदी लैंग्वेज में अगर बता बोले तो। ओके, भोग विलास जिसे हम कहते हैं वो होता है। उसके बाद है गुरु प्लस मंगल योग। तो अगर दूसरे घर का स्वामी जुपिटर हो और जुपिटर के साथ मंगल बैठा हो, तो गुरु प्लस मंगल योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही रिच और प्रॉस्परस होते हैं। ओके, तो यहाँ दो कंडीशन है कि दूसरे घर का स्वामी जुपिटर होना चाहिए और जुपिटर और मंगल दोनों साथ में होने चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत ही रिच और प्रॉस्परस बनते हैं। ओके, क्योंकि दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है बैंक बैलेंस का है, इसीलिए। नमस्ते। नमस्ते। कहल योग। कहल योग तब बनता है जब चौथे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी है वो केंद्र में हो, और पहले घर का स्वामी है वो बहुत स्ट्रांग हो, तो कहल योग बनता है। कहल योग वाले लोग बहुत ही रिच, प्रॉस्परस, फेमस, ग्लोरियस और
किंगली पर्सन होते हैं। ओके, तो ये भी अच्छा योग है। ओके, फाइनली हमारा कोर्स है वो पूरा हो गया है। ओके, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हमारा पूरा हुआ है। मैं यहाँ थोड़ा मतलब क्विकली बता दे रहा हूँ कि हमने कोर्स में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है। प्लैनेट है, कुंडली के हाउस है, और राशि है। हमने ये कोर्स में जो मेन मेन चीज़ें जो सीखी, वेरियस योगा सीखे। ओके, बैड एंड गुड। अगर बैड है तो हमने वहाँ उसकी रेमेडी भी देखी। ओके, थोड़ा थोड़ा हमने वो भी देखा कि कुंडली कैसे देखते हैं। ओके, कुंडली कैसे देखते हैं, कुंडली कैसे बनाते हैं, हाउ टू सी कुंडली, एंड हाउ टू मेक कुंडली। हमारा फोकस मतलब ये इतना हमने सीखा। ओके, अब बात करते हैं। हाँ, थोड़ा और देख लेते हैं। मैं फिर से थोड़ा, हमारा पास टाइम है तो मैं देख लेता हूँ कि कुंडली हमें किस तरह से देखनी है। सर मेरा जैसे अब मतलब नई साल लगी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ अभी गया है, तो उसमें भी कुछ चीज चेंज होंगी ना? नहीं, कुंडली तो चेंज नहीं होती है, वही रहती है। नहीं, कुंडली चेंज नहीं होती, मतलब उनके वाइब्रेशंस चेंज होंगे ना घरों के? नहीं, वो कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, जैसे कि ये कुंडली हम देखते हैं, तो किसी को भी याद है कि कुंडली में सबसे पहली चीजें हमें क्या देखनी होती है? सर लगन हाँ, में कौन सी राशि है? हाँ, पहला घर देखना होता है। ओके, और पहले घर में कौन से प्लैनेट है? जैसे कि यहाँ पहले घर में कौन सा प्लैनेट है? पहले घर में कौन सा प्लैनेट है यहाँ? सर मतलब केंद्र में, मतलब लगन में कौन सी राशि बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है, ये देखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले घर में यहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है? सर केतु। हाँ, केतु है। ओके, तो याद रखना कि पहले घर में जो भी प्लैनेट होगा, या पहले घर का जो स्वामी होगा, या पहले घर पे जो प्लैनेट की दृष्टि होगी, इतने सारे प्लैनेट का नेचर है वो पर्सन के अंदर बहुत आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। ओके, तो मेरे अंदर, ये मेरी ही कुंडली है, मेरे अंदर केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा आएगा। तो केतु केतु का प्रभाव भी आएगा, और पहले घर का स्वामी सूर्य है तो सूर्य का भी प्रभाव आएगा। हम्म। ओके, तो केतु है, केतु की वजह से ही अकल्ट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होने का रीजन ही यही है कि अगर पहले घर में केतु है। ओके, क्योंकि पहला घर क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, तो केतु रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट होगा। ओके, और केतु ही अकल्ट में, मतलब केतु तो अकल्ट का मेन प्लैनेट है। ओके, इंट्यूशन देता है। तो रीजन ये है। ओके, पहले घर, तो हमें सबसे पहले पहला घर देखना है, तो वहां से आप अभी याद रखना कि यहाँ पहले अगर केतु, यहाँ राहु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, लेकिन वो मतलब इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, क्यों? क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट राहु की दृष्टि तो यहाँ पड़ने वाली ही है।
पर केतु का जो नेचर है वो राहु से अलग है। ओके, तो राहु मतलब यहाँ केतु, तो यहाँ केतु है तो केतु की वजह से राहु अपनी दृष्टि की जो इफेक्ट है वो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि केतु है वो बोल रहा है कि आप वो बनिए, आप स्पिरिचुअल बनिए, और राहु कह रहा है कि मटीरियलिस्टिक बनिए। तो राहु, ओके, पर यहाँ इसलिए यहाँ केतु होने की वजह से राहु की इफेक्ट यहाँ नहीं आएगी, ये याद रखना। हाँ, बट सातवें घर में आएगी। मैं ऐसा कह सकते हैं कि इनको अपनी मैरिज को लेकर बाहर बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो। ओके, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है वहाँ अटैचमेंट लाता है, और केतु जहाँ बैठता है वहाँ डिटैचमेंट लाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्सन को, ओके, केतु अगर पहले घर में है तो ऐसे लोगों को जरा सा भी ईगो नहीं होगा। ओके, केतु पहले घर में है तो, क्योंकि केतु क्या है, डिटैचमेंट है। तो डिटैचमेंट होना मतलब पहला घर क्या है, वो खुद, हम खुद है, तो अपने खुद से ही डिटैचमेंट है। ओके, मतलब कि लोग हमें इज्जत दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरह से आपको सबसे पहले पहला घर देखना है। आई बात सर समझ में? इसमें जैसे राहु केतु हैं, जैसे ये छाया ग्रह हैं, ये मतलब ज्यादा वो नहीं करते ना, छाया ग्रह हैं इसलिए क्या नहीं करते? मतलब अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो मतलब उतनी ही इफेक्ट होती है इनकी जितनी और प्लेनेट की होती है। हाँ, इफेक्ट तो होती है। ओके, इसकी इफेक्ट तो होती है। मतलब इसके उपाय वगैरह नहीं करे जाते या करे जाते हैं? कौन से, पर यहाँ उपाय की बात नहीं हो रही है ना, अभी तो मैं कुंडली कैसे दिखना है वो देखना है हमें। अच्छा। उपाय तो अभी वो बुरा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उपाय करना ही है। ओके, पहले तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो अच्छा है या बुरा है। मतलब केतु, केतु अगर यहाँ है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर शनि यहाँ होता, तो शनि और राहु, अगर राहु पहले घर में होता तो करना पड़ता, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि राहु और शनि जो भी प्रॉब्लम देते हैं वो राहु और शनि देते हैं, केतु इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। हम्म। ओके, ठीक है सर। तो दूसरा हमें क्या देखना है, पहला घर देखना है और मून वाला घर देखना है। ओके, क्योंकि मून क्या है, हमारा हम इमोशनली कैसे है। तो यहाँ भी हमें देखना है कि मून पर कौन से प्लैनेट की दृष्टि है, तो वो प्लैनेट की इफेक्ट, वो प्लैनेट जैसा नेचर भी पर्सन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मून पे मर्क्यूरी और सन की दृष्टि है, तो मेरे अंदर मर्क्यूरी और सन की भी क्वालिटी आएगी। और ऊपर से यहाँ सैटर्न की अगर मैं दृष्टि गिनूं, यहाँ से ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वीं दृष्टि भी शनि की है, तो मेरे अंदर शनि की भी इफेक्ट आएगी। आई बात समझ में? जी। ओके, तो शनि राहु पे सबसे, जब कुंडली बहुत ही बुरी कब मानी जाएगी, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, एज पर माय एक्सपीरियंस, कि कुंडली या किसी पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल कब मानी जाएगी, अगर उसके पहले घर पे राहु या शनि की इफेक्ट इफेक्ट हो। जैसे कि यहाँ हम नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि राहु की इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले घर में केतु है। ओके, अगर यहाँ मतलब राहु की दृष्टि यहाँ और तरह से पड़ती है अगर पहले घर पे, तो हम राहु की इफेक्ट मान लेते ज्यादा। पर यहाँ केतु है वो राहु की दृष्टि, मतलब राहु की इफेक्ट अब यहाँ नहीं आने देगा। ओके, केतु है वो उसको अ, दूर भगाएगा। तो मतलब कि शनि और राहु की दृष्टि पहले घर पे नहीं है, लेकिन मून पे भी राहु की दृष्टि नहीं है, पर शनि की दृष्टि है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल, इस वजह से बहुत स्ट्रगल आएगी। अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी इसी तरह से होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं और एक कुंडली लेता हूँ। सर जैसे जैसे केतु आपके पहले घर में है लगन में, और अगर सातवें घर में केतु होता तो डिटैचमेंट होता ना? नहीं,
हाँ, डिटैचमेंट होता शादी से होता, क्योंकि सातवां घर शादी का है। ओके। यही कह रही हूँ। हाँ। ओके, अब इसी तरह हम ये कुंडली अगर देखते हैं तो यहाँ पहला घर है वो देखते हैं कि यहाँ पहले घर में राहु की पांचवी दृष्टि है। यहाँ से राहु की पांचवी दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5। ओके, पांचवी दृष्टि है। आई बात समझ में? जी। पर मून पे राहु या शनि की दृष्टि नहीं है। ओके, मून पे राहु, हाँ सॉरी, पर शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पहले घर पे भी है। यहाँ से देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मतलब पे पहले घर पे राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, मतलब कि ये पर्सन की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल होगी। ओके, क्योंकि पहले घर पे मैंने जो कहा दोनों प्लैनेट की दृष्टि आ गई। आई बात समझ में? राहु की भी और शनि की भी। हाँ, अभी ये इसका रीजन क्या है, क्यों राहु और शनि के प्रभाव में अगर पहला घर या मून वाला घर आ जाए तो क्यों स्ट्रगल देता है, क्यों? क्योंकि पहला घर मतलब हमारी बुद्धि है। यहां से आप देखा जाएगा कि आपकी बुद्धि कैसी है। ओके, और मून मतलब क्या है कि आप अपनी फीलिंग से कैसे हो। आई बात समझ में? तो हमारी लाइफ है वो ये दोनों चीजों से तो चलती है। कभी हम फीलिंग से डिसीजन लेते हैं या तो फिर कभी बुद्धि से। तो आपकी बुद्धि या आपके इमोशन दोनों में से कोई भी एक अगर राहु या शनि के अंडर में आ जाते हैं तो स्ट्रगल देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेंजरस जो प्लैनेट है वो शनि और राहु ही है। ओके, अभी ये दोनों करते क्या है? राहु है, राहु क्यों डेंजरस है? क्योंकि राहु है वो पॉइजन है एक तरह का। और शनि है वो क्यों डेंजरस है? क्योंकि शनि है वो आपको वीक बनाता है, वीकनेस लाता है आपके अंदर। ओके। सर ये 9वें घर में जैसे राहु है इनका, तो राहु मतलब धर्म कर्म में ज्यादा होंगे ये हैं। नहीं, ओके, ऐसा नहीं होगा। और एक बार याद दिलाता हूँ, और क्या होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट आपने ये कोर्स किया है तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये देखना आना चाहिए कि कोई कुंडली है वो स्ट्रांग है या वीक है। जी सर। ओके, जैसे कि यहाँ तो ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीजों में से अगर कोई भी एक चीज है तो कुंडली है वो वीक है। सबसे पहली चीज है वो क्या है, आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, या मैं नोट डाउन में करूँ यहाँ। हाँ सर कर दीजिए। हाउ टू असेस वेदर कुंडली इज वीक और स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग। तो पहली कंडीशन है फर्स्ट हाउस शुड बी नॉट कनेक्टेड विथ राहु और सैटर्न। राहु और शनि। दूसरे घर का फिर मून मून भी कुंडली में शुड बी नॉट कनेक्टेड विथ राहु और सैटर्न। ओके, मून का भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए और पहले घर का भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है फर्स्ट लॉर्ड शुड बी नॉट कनेक्टेड विथ सिक्स्थ, एट्थ और 12th हाउस। ओके, ये हाउस से भी फर्स्ट लॉर्ड का या फर्स्ट लॉर्ड और फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड
ये इनसे कनेक्शन नहीं बनना चाहिए। और या उसके लॉर्ड से समझा था वो किस तरह से। जैसे कि मेरी यहाँ कुंडली में हो गया, इस तरह का कनेक्शन हो गया, पहले घर का स्वामी है वो 8वें घर में चला गया। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं है। पहले घर का स्वामी है वो 6 8 12 में, 6 8 या 12 में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 6 8 12 है वो बुरे प्लेनेट है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि छठे घर का स्वामी है वो यहाँ आ जाए, पहले घर में आ जाए, या 8वें घर का स्वामी है वो पहले घर में आ जाए, 12वें घर का स्वामी है वो पहले घर में आ जाए। ओके, किसी भी तरह से पहले घर का, ये 3 घरों से रिलेशन नहीं बनने चाहिए। ओके, या फिर ऐसा हो जाए कि ये घर का स्वामी है वो यहाँ बैठा हो 7वें घर में, तो यहाँ से इसकी दृष्टि तो पड़ेगी। तो यहाँ भी कनेक्शन बन गया कि 8वें घर के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है पहले घर पे। आई बात समझ में? ओके, तो ये कंडीशन है ये। ओके, आया समझ में? ओके, तो अल्टीमेटली क्या है कि मेरी कुंडली भी है वो ये इंडिकेट करती है कि बहुत स्ट्रगल करनी है, बहुत ही, मतलब कि कार्मिक डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। सर ओके, पहले घर में जैसे पहले घर का स्वामी अगर 7वें घर में आता तो फिर उसकी दृष्टि भी मतलब पहले घर से होती है ना, हाँ वो तो अच्छा है, पहले घर का स्वामी 7वें घर में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अच्छा माना जाता है। हाँ वो तो अच्छा है, क्योंकि जो घर का स्वामी अपने घर पे ही दृष्टि डालेगा ना वहाँ, तो वो अच्छा है। पहले घर का हम्म। स्वामी 7वें घर में जाएगा तो वो अपने घर पे ही दृष्टि डालेगा, और अगर किसी घर पे अपने ही घर के, मतलब किसी घर पे उसके ही स्वामी की दृष्टि पड़े तो वो अच्छा है। जी। ओके, सर आप कुंडली कुंडली में आप ये बता दीजिए मेरी कुंडली में कि जैसे अब जैसे 16 अक्टूबर अभी बर्थडे गया है मेरा, तो कितने कौन सी साल तक मेरा घर अपना हो पाएगा, मतलब खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कब तक खरीदेंगे। आपका तो घर बनने के बहुत आसार कम है अभी। सर निकालिए आपने। ये आपकी कुंडली है ना? हाँ सिंह राशि है, सिंह राशि की है। हाँ, चौथे घर। 16/10/1974। हाँ, यही है आपकी कुंडली। ओके, चौथे घर में राहु है तो मुश्किल है। चौथा, तो होगा ही नहीं। हाँ नहीं होगा। अब अपने बेटे की कुंडली में जाकर देखना पड़ेगा, अगर वहाँ उनकी कुंडली में है तो उनकी उनका बनेगा। अच्छा सर, ये जो पैतृक संपत्ति होती है ये मिल सकती है जिसमें हम रह रहे हैं, वो अगर मिल जाए तो। हाँ, अच्छी तरह से देख के बताऊंगा आपको। अच्छा बाद में बताएंगे सर।
ठीक है सर। सर जैसे 12वें घर में ये चौथी राशि आ रही है, हम्म तो इसमें क्या दिखाते हैं? क्या दिखता है इसमें 12वें घर में? कुछ नहीं है, 12वें घर में तो कुछ नहीं है हमें, कोई प्लैनेट ही नहीं है। क्या माना जाता है फिर सर? उस चीज में मतलब न्यूट्रल है, अगर मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जो प्लैनेट जहाँ कोई घर नहीं, जिस घर में कोई प्लैनेट नहीं है, हम्म। घर में आपको न्यूट्रल न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे। ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा, है? हम्म ओके चलो, आज के क्लास को यही, मतलब कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, ओके। अदरवाइज क्लास को हम क्लोज कर सकते हैं, मैं क्लोज करता हूँ। सर आप पीडीएफ देंगे ये वाला? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, अभी मैं भेजूंगा, ओके। जी सर। और मंडे से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, सर कितने बजे से? 4 बजे यही टाइम पे। सर 7 बजे नहीं हो सकता? नहीं, 7 बजे नहीं हो सकता। ओके, अगर अटेंड करना है तो मैंने अभी एक ग्रुप की लिंक भेजी है, वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वो 7 बजे की है? 4 बजे की है, उस ग्रुप में आपको लिंक मिलेगी। बहुत ही अच्छा, अच्छा वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप है, बहुत ही अच्छा है। तो आप भेज दीजिए। ओके। ओके चलो, आए, अभी कुछ पूछना नहीं है ना किसी को? सर मैंने आपको फोन किया था तो आप कहीं गए हुए थे क्या? हाँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। अच्छा। हम्म, मंडे से 4 बजे से होगी।